महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए आज मतदान। चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का महामुकाबला महाविकास अघाड़ी से है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। संवेदनशील बूथों पर 5 बजे तक मतदान। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर कुल 4140 उम्मीदवार मैदान में। आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग। संवेदनशील बूथों पर शाम 5 बजे तक मतदान। महाराष्ट्र चुनाव में सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजित पवार के साथ ही शरद पवार और उद्धव ठाकरे की सियासी साख भी दांव पर। महायुति में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट हैं और वहीं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव गुट हैं। बीजेपी 143 सीट, शिवसेना शिंदे गुट 81 सीट और एनसीपी अजित गुट 59 सीटों पर लड़ रहे हैं चुनाव। मालेगांव सेंटर से महायुति का प्रत्याशी नहीं, 8 सीटों पर महायुति में फ्रेंडली फाइट। एमवीए में कांग्रेस 101 सीटों पर, शिवसेना उद्धव 95 और एनसीपी एसपी गुट 86 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 6 सीटों पर अन्य सहयोगी दलों के प्रत्याशी मैदान में। झारखंड में दूसरे चरण के तहत आज 38 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। अंतिम चरण में सीएम हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन सहित 500 उम्मीदवारों की किस्मत होगी ईवीएम में कैद। 4 राज्यों में 15 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव। यूपी की 9, पंजाब की 4 और केरल, उत्तराखंड की 1-1 विधानसभा सीट के लिए डाले जाएंगे वोट। यूपी में सीएम योगी और सपा अध्यक्ष अखिलेश की साख दांव पर। महाराष्ट्र चुनाव में कैश फॉर वोट विवाद के बाद बिटकॉइन पर मचा सियासी हंगामा। पूर्व आईएएस अधिकारी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले पर लगाया क्रिप्टो करेंसी की रकम चुनाव में लगाने का आरोप। पूर्व अधिकारी के आरोपों को लेकर बीजेपी ने एमवीए को घेरा। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने पटोले सुप्रिया से पूछे सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटोले सुप्रिया का सुनाया ऑडियो क्लिप। एनसीपी नेता सुप्रिया ने आरोपों को किया खारिज। चुनाव आयोग से बीजेपी पर ओछी राजनीति करने की शिकायत। सुले ने कहा कि बीजेपी को मानहानि के मामले में कोर्ट में घसीटूंगी। चुनाव से पहले पालघर में बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप है। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने घेरा। कैश कांड को लेकर 3 एफआईआर दर्ज। वसई विरार पुलिस कमिश्नर ने एफआईआर की पुष्टि की है। पैसे बांटने के आरोपों के बाद तावड़े पर एफआईआर दर्ज हुई है। नाला सुपारा के तुलिंच पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है। पैसे बांटने के आरोपों पर विनोद तावड़े की सफाई। कहा कि अगर पैसे बांटे तो चुनाव आयोग जांच करे। पैसे बांटने का आरोप गलत है। पुलिस ने पीसी की नहीं दी इजाजत। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता फडणवीस ने विनोद तावड़े को दी क्लीन चिट। कहा कि पैसा बांटने का आरोप एमवीए के लिए कवर फायरिंग जैसा। बीजेपी और बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा। राउत ने पोस्ट कर लिखा कि भाजपा का खेल खल्लास। कांग्रेस ने पोस्ट कर कहा कि महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी के नेता पैसों के दम पर चुनाव को प्रभावित करने में लगे हैं। इसमें कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े बड़े नेता तक शामिल। चुनाव आयोग मामले का संज्ञान ले। उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने लिखी चुनाव आयोग को चिट्ठी। कहा कि मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर ना की जाए चेकिंग। हिमंता बिस्वा शर्मा गुवाहाटी को रवाना हुए। कहा कि इस उम्मीद के साथ झारखंड से गुवाहाटी लौट रहा हूं कि 23 नवंबर को यहां फिर आने का मौका मिलेगा। झारखंड में विकास का एक नया युग शुरू होगा। गुजरात दौरे पर शाह अहमदाबाद में कई प्रोजेक्ट के उद्घाटन और महत्वपूर्ण समारोह में करेंगे शिरकत। ब्राजील के 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन मंगलवार को भी पीएम मोदी की कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से हुई द्विपक्षीय वार्ता और कई आईएफएम और यूएन प्रमुखों से भी हुई उनके साथ बैठक। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दोनों देशों के बीच 2 साल में 40% व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। G20 समिट के मौके पर पीएम मोदी ने चिली और अर्जेंटीना के राष्ट्रपतियों के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के साथ पीएम मोदी ने अपने संबंध और मजबूत करने का संकल्प जताया। ब्राजील में 19वें G20 समिट के समापन के मौके पर वैश्विक नेताओं का हुआ ग्रुप फोटो सेशन। G20 सम्मेलन से इतर एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने की द्विपक्षीय वार्ता। भारत चीन में एलएसी पर तनाव घटाने को लेकर हुई बातचीत। भारत और चीन के बीच पटरी पर लौट रहे हैं संबंध। अक्टूबर महीने में भी रूस के कजान में एस जयशंकर और वांग यी के बीच हुई थी मुलाकात। जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स और G20 मंचों पर हमारा योगदान अंतिम परिणामों को आकार देने में उल्लेखनीय था, लेकिन ये हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमारे दोनों देशों के महत्व की याद दिलाता है। भारत और चीन में अगले साल शुरू हो सकती है सीधी उड़ान। दोनों
देशों के विदेश मंत्रियों के बीच सहमति बनी है। कोरोना काल से ही बंद है चीन और भारत के बीच की सीधी उड़ान। पत्रकारों के आने जाने पर भी रोक हटाई जाएगी। साथ ही दोनों देशों के नागरिकों को ज्यादा वीजा देकर आपसी संपर्क को बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सहमति बनाई गई है। जहरीली हवा ने दिल्ली एनसीआर में लगाई इमरजेंसी। मंगलवार से पूरे एनसीआर के स्कूल ऑनलाइन किए गए हैं। एडवाइजरी जारी। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई जहरीली। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। मंगलवार को दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI ने 500 के आंकड़े को भी पार किया, जो गंभीर से ज्यादा गंभीर है। सोमवार को भी कुछ ऐसे ही हालात थे। ग्रैब 4 लगने के बाद भी दिल्ली के हालात नहीं बदले। अलीपुर, भवाना, आनंद विहार में AQI 500 के पार। लोगों ने सांस लेने और आंखों में जलन की शिकायत की। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू है और तस्वीरें बिल्कुल भी बदली हुई नहीं लग रही है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी जो AQI बता रहा है, वो बेहद ही खराब स्तर पर बता रहा है। 500 के पार दिल्ली के जो कई इलाके हैं जहां इस वक्त PM 2.5 कहें, PM 10 कहें, जो खराब स्तर पर चल। प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए स्कूलों के अलावा दफ्तरों को भी अब वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। साथ ही कई दफ्तरों के समय में बदलाव हुआ है। दिल्ली में MCD के दफ्तरों में सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक काम होगा। वहीं दिल्ली सरकार के दफ्तर में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक काम होगा। प्रदूषण के चलते दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई हुई है। विजिबिलिटी घटने से कई फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। दिल्ली में सोमवार से लागू है ग्रैब 4। ग्रैब 4 के तहत कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बिना इजाजत नहीं हटाया जाएगा ग्रैब 4। ग्रैब 4 के चलते दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री बंद की गई है। दिल्ली के बाहर की कमर्शियल वाहनों पर रोक लगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार से मांग की कि दिल्ली में करवाई जाए कृत्रिम बारिश। गोपाल राय ने बैठक बुलाने की मांग की। कहा कि कृत्रिम बारिश को लेकर सभी विभागों के साथ बैठक की जाए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच बीजेपी का मास्क बांटने का काम जारी है। मनोज तिवारी ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर मास्क बांटे। बीजेपी नेता मनोज तिवारी के साथ बीजेपी के दूसरे नेता भी मौजूद रहे। गेट नंबर 6 पर निकलने वाले यात्रियों को मास्क पहनने की सलाह दी गई। मनोज तिवारी ने आप सरकार पर निशाना साधा। कहा कि आपके भरोसे दिल्ली की जो बदहाली हुई है उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। प्रदूषण एक प्रकार से आपातकाल थोपना है। देखिए, ये एक प्रकार से आपातकाल थोपना है। गलती आपकी, गलती अरविंद केजरीवाल जी के सरकार की, उनकी कर्मण्यता से, और उसका परिणाम भुगते दिल्ली। तो ये अब यहाँ तो हम कोई शब्द नहीं बचते हैं जिससे हम इनको कंडेम करें, इनकी निंदा करें। दिल्ली में निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया। हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज समेत कई कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट गतिविधियों पर पाबंदी लगी। बच्चों, हार्ट और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्गों, दिमाग से जुड़े किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हालात बेहद खराब हैं। धुंध छाई हुई है और CPCB के अनुसार गाजियाबाद में AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। आगरा में स्मॉग से हाल बेहाल है। धुंध में गायब हुआ ताजमहल के आसपास विजिबिलिटी बेहद कम, खराब श्रेणी में हवा। लखनऊ में भी दिखा स्मॉग। कुछ हिस्सों में धुंध की परत देखने को मिली। लखनऊ की कई जगहों पर हवा बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। दमघोटू हवा से सिर्फ दिल्ली NCR ही नहीं, यूपी, पंजाब से महाराष्ट्र तक हाल बेहाल है। पंजाब के जालंधर में धुंध और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी गिरी है। जालंधर में घना स्मॉग है और दिन के वक्त भी गाड़ी की हेडलाइट चलाकर लोग चल रहे हैं। वायु गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। पंजाब के लुधियाना में वायु गुणवत्ता लगातार खराब होने के कारण धुंध की परत छाई हुई है। लोगों ने आंख जलने और सांस की तकलीफ की शिकायतें की हैं। हरियाणा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स गिरने के बाद 5वीं तक के स्कूलों को अस्थायी तौर पर बंद किया गया है। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के आदेश दिए गए हैं। हरियाणा में वायु गुणवत्ता लगातार खराब है। गुरुग्राम शहर में धुंध की परत छाई हुई है। ड्रोन से लिए गए वीडियो में दिखी बदतर स्थिति। संसद सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बहस के मुद्दे पर होगी चर्चा। किरण रिजिजू ने दी जानकारी। सर्वदलीय बैठक 24 नवंबर की सुबह होगी। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के मद्देनजर बुलाई गई बैठक।
शीतकालीन सत्र 25 नवंबर को शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। यूपी में उपचुनाव की वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी ने लिखी चुनाव आयोग को चिट्ठी, कहा कि मुस्लिम महिलाओं का नकाब हटाकर ना की जाए चेकिंग। सपा ने चुनाव आयोग से मांग की है कि रिटर्निंग ऑफिसर, जिला मजिस्ट्रेट, जनरल ऑब्जर्वर और पुलिस अधिकारियों को लिखित आदेश जारी किया जाए कि 20 नवंबर को बुर्का हटाकर जांच न हो। सपा ने लिखा, मतदाता पहचान पत्र की जांच करने का अधिकार है उन्हें, पर लोकसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाओं को डराकर बुर्के उतरवाए गए, जिससे वोटर्स बिना वोट किए लौट गए थे। अखिलेश यादव ने भी सपा की चिट्ठी को लेकर कहा कि चुनाव आयोग तुरंत इस बात का संज्ञान ले कि उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है। मतदान को बाधित करने के लिए नोटिस, चेतावनी के लाल कार्ड बांटकर मतदाताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने तुरंत कार्रवाई की जाए, अन्यथा माननीय सर्वोच्च अदालत से ये अपील होगी कि उसे तय संज्ञान लेते हुए पक्षपाती शासन प्रशासन को निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दें। मणिपुर हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक। केंद्र ने आर्म्ड फोर्स की 50 कंपनियां की तैनात, राज्य में 2 दिन स्कूल बंद। मणिपुर में हालात संभालने उतरे सुरक्षा बल, बनाए गए 107 नाके और चेक पोस्ट, जगह जगह छापे, जरूरी सामान लेकर आने जाने वाले वाहनों की आवाजाही। मणिपुर हिंसा में गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एनआईए ने मणिपुर में हुई हिंसा से जुड़े 3 मामलों को अपने हाथ में लिया। घटनाओं के कारण कई लोगों की जान गई। मणिपुर हिंसा पर आरएसएस ने चिंता जताई। आरएसएस ने बीजेपी को लिखा लेटर, कहा कि हिंसा का समाधान न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा से निर्दोष लोगों का नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में जारी किए दिशा निर्देश। 26 नवंबर को मनाया जाएगा संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान को किया था ग्रहण, जिसे सरकार संविधान दिवस के तौर पर मनाती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मेट्रो कोचों का किया निरीक्षण और मजलिस पार्क के पास मुकुंदपुर डिपो में चरण 4 मार्ग के नए कोच की सीएम ने जांच की है। सीएम आतिशी ने कहा कि मेट्रो के 186 किलोमीटर के फेज 4 की ट्रेनें जमीन पर आनी शुरू हो गई हैं। ये मुकुंदपुर डिपो की पहली ट्रेन है। इसका इस्तेमाल मेजेंटा लाइन में किया जाएगा। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को फिर मिली जान से मारने की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे ने कथित तौर पर पाकिस्तान से फोन कर दी धमकी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई कैलिफोर्निया में पुलिस हिरासत में लिया गया है। अनमोल बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सलमान खान के आवास पर गोलीबारी के मामले में आरोपी है। मुंबई पुलिस ने गैंगस्टर अनमोल के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की। भारत सरकार ने गैर जमानती धारा के तहत अनमोल के खिलाफ वारंट जारी किया था। एनआईए के 10 लाख रुपए का इनामी गैंगस्टर अनमोल फर्जी पासपोर्ट पर भारत से भागा था। उसे 7 अक्टूबर 2021 को जमानत मिली थी। अनमोल पर एनआईए के दर्ज मामलों के अलावा 18 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण की मार के साथ साथ घना कोहरा है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कोहरे के कारण कई जगहों पर विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम दर्ज की गई है, जिसके कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने एयरपोर्ट हाईवे पर सतर्कता बरतने की सलाह दी। सुबह और देर रात को और कोहरा बढ़ने का अंदेशा जताया है। राजस्थान में तापमान में गिरावट के कारण अजमेर शहर में कोहरा छाया। लोग खुद को गर्म रखने के लिए आग के पास बैठे नजर आए। जम्मू कश्मीर के हवा में पाकिस्तान घोल रहा है जहर। कठुआ में वायु प्रदूषण से हाल बेहाल। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव में लोगों ने सांस लेने की दिक्कत बताई। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के विभिन्न हिस्सों में घने कोहरे की चेतावनी दी। लोगों को जरूरी दिशा निर्देश का पालन करने की सलाह दी। अलीगढ़ में आज सुबह घना कोहरा छाया और कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हुई। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 22 नवंबर तक तमिलनाडु के 18 जिलों में भारी बारिश की संभावना। तटीय राज्यों में बारिश का दौर रहेगा जारी। यूपी बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान। 24 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा। इस साल 55 लाख छात्र होंगे परीक्षा में शामिल। भारतीय तट रक्षक दल ने 7 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की चुंगल से छुड़ाया। भारत पाकिस्तान समुद्री सीमा के पास भारतीय मछुआरों को पीएमएसए ने पकड़ लिया था। पाकिस्तानी जहाज का पीछा कर छुड़ाए गए मछुआरे।
गुजरात के जामनगर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग हुई है और तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर को लालपुर तालुका के गोबर गांव के खेत में उतारा। हेलीकॉप्टर के पायलट सुरक्षित हैं। अमेरिका और कनाडा के बाद न्यूजीलैंड में भी अलगाववादी संस्था सिख फॉर जस्टिस हुई सक्रिय और सिख फॉर जस्टिस के प्रतिनिधियों ने ऑकलैंड में भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थित एजेंडे को लेकर उठाई आवाज। सिख फॉर जस्टिस पर भारत ने लगाया है प्रतिबंध। न्यूजीलैंड में सिख फॉर जस्टिस की सक्रियता पर न्यूजीलैंड के विदेश मंत्रालय ने दी प्रतिक्रिया। कहा कि भारत की संप्रभुता और अखंडता का न्यूजीलैंड करता है सम्मान। न्यूजीलैंड में भारत विरोधी कार्यक्रम के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। भारत विरोधी कार्यक्रम को पाकिस्तान चैनलों ने प्रसारण किया। अभिषेक बच्चन को अपनी फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक के दौरान आई आराध्या की याद और कैरेक्टर के संघर्ष को बताते हुए कहा कि सबसे बहादुर शब्द मदद है। मदद मांगने का मतलब है कि आप चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। अभिषेक ने बकायदा ये जो प्यारी सी पोस्ट है और अपनी बेटी की तस्वीर पोस्ट की है और उन्होंने बकायदा आराध्या को मिस किया है। अभिषेक बच्चन, आराध्या के फादर, और ये प्यारी सी दोनों की बॉन्डिंग इस तस्वीर में नजर भी आ रही है। काम के दौरान अचानक से उन्हें बेटी की याद आई और उन्होंने ये तस्वीर पोस्ट की है।